द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज, मास नंबर क्या हमेशा एटॉमिक नंबर से बड़ा होता है, बराबर होता है, छोटा होता है, क्या होता है? ठीक। तो मास नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में 1H1 होता है। तो 1H1 का मतलब ये हुआ कि जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर के बराबर है। बाकी किसी भी आप एलिमेंट में देखोगे तो मास नंबर एटॉमिक नंबर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक। तो समटाइम्स मोर देन और समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। इक्वल टू का बस एक ही एग्जाम्पल है 1H1। इक्वल टू तभी हो सकता है जब एटम में सिर्फ प्रोटॉन्स हों और प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स हों बस। तो वो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है 1H1, उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर एक भी न्यूट्रॉन आ गया तो मास नंबर एटॉमिक नंबर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इन Ra88 226 न्यूक्लियस, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स ये पूछ रहे हैं। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही होंगे। तो 88 तो आपके पास प्रोटॉन्स हैं, जेड जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, यानी 226 माइनस 88 ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। तो 226 माइनस 88 करेंगे तो आपको 138 क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो 88 प्रोटॉन्स और 138 न्यूट्रॉन्स। योर आंसर विल बी बी पार्ट। आउटसाइड ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो स्टेबल होता है। ठीक है, प्रोटॉन के डिके की जो हाफ लाइफ है वो करंट यूनिवर्स की एज से भी ज़्यादा मानी गई है, 10⁻32 सेकेंड शायद, कुछ ऐसा है। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है उसकी हाफ लाइफ अराउंड 8 मिनट के आसपास होती है या 12 मिनट्स के आसपास होती है, और वो डिके करता है। और न्यूट्रॉन कैसे डिके करता है, वो अनस्टेबल होता है, वो डिके करता है 0 और 1 जो है। न्यूट्रॉन टूटता है, एक तो प्रोटॉन बन जाता है 1H1, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है -1 E0, और एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। तो ये डिके की रिएक्शन है, न्यूट्रॉन की डिके की रिएक्शन। तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, प्रोटॉन स्टेबल होता है आपका। तो आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। चाहो तो आप ये रिएक्शन याद रख सकते हो, न्यूट्रॉन डिके है ये। ठीक है, न्यूट्रॉन डिके होता है और ये प्रोटॉन बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक एग्जाम्पल भी बनता है कि जनरली लोग समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, चार्ज क्रिएट भी हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्रिएशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल है। इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉन बना है जो इससे पहले यूनिवर्स में था ही नहीं, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, अभी अभी क्रिएट हुआ है। और एक ऐसा प्रोटॉन क्रिएट हुआ है जो इससे पहले यूनिवर्स में था ही नहीं। तो एक प्रोटॉन क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ। तो ये क्रिएशन ऑफ चार्ज है, लेकिन टोटल चार्ज कभी क्रिएट नहीं होगा। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा तो कहीं उसी के इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो रहा होगा। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज ए मेजर ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इसकी स्टेबिलिटी का मेजरमेंट है। और अगर ढंग से देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो होता है प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इन चारों में जो बेस्ट आंसर हो सकता है वो हो सकता है स्टेबिलिटी। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल हो सकते हैं। एवरी एलिमेंट हैज़ ओनली 2 स्टेबल आइसोटोप्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओनली 1 आइसोटोप ऑफ ईच एलिमेंट इज स्टेबल। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ऑल आइसोटोप्स ऑफ एवरी एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव। बिल्कुल ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ए पार्ट इसमें बेस्ट आंसर है। ठीक है, कि न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और उनको आइसोटोनिक कहते हैं। डिफरेंट न्यूक्लियाई, डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई हैं और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बनाएं तो ये ऐसा हो सकता है कि जैसे 7n14 इसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं, और 6c13 इसमें भी 7 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें भी 7 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 7 न्यूट्रॉन है। ठीक, या और एग्जाम्पल हो सकता है 8o16 या फिर कार्बन 14। इसमें देखोगे तो इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं और इसमें देखोगे तो इसमें भी 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आइसोटोनिक।
द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज ए शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस, दिस इंप्लाइज दैट, तो इसका मतलब ये होगा कि हीलियम अपने अड़ोस पड़ोस में ज़्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व है वही तो स्टेबिलिटी का कर्व है बेसिकली, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जिस जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस के लिए पीक्स मिल रही हैं वो एलिमेंट्स अपने अड़ोस पड़ोस में ज़्यादा स्टेबल हैं। इट कैन ईजिली बी ब्रोकन, इट इज़ वेरी स्टेबल, पीक का मतलब इट इज़ वेरी स्टेबल, बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनस्टेबल, इसमें सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है इन सब में देखा जाए तो? इलेक्ट्रॉन्स का डिके नहीं होता, अल्फा पार्टिकल्स का भी डिके नहीं होता है, स्टेबल हैं, प्रोटॉन्स भी स्टेबल हैं। मोस्ट अनस्टेबल इन चारों में बात की जाएगी तो वो न्यूट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स का डिके होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। थर्मल न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं? तो थर्मल न्यूट्रॉन्स वो होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ठीक है। आर एट वेरी हाई टेम्परेचर गलत है, मूव विद हाई वेलोसिटीज ये भी गलत है, हैव काइनेटिक एनर्जी सिमिलर टू दोज ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सी पार्ट। न्यूक्लियर फोर्सेज शॉर्ट रेंज होते हैं और चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स सेम होगा। दे आर शॉर्ट रेंजेस एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक। अब इसमें बेस्ट आंसर तो यही बनेगा, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि अट्रैक्टिव ही होते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा अगर ये प्रोटॉन और प्रोटॉन पास आने की कोशिश करेंगे या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास आने की कोशिश करेंगे लिमिट से ज़्यादा, तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव भी हो जाता है, ठीक है। अट्रैक्टिव है, ठीक है, एक रेंज में अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव भी हो जाता है, और इसी वजह से न्यूक्लियस का अपना एक साइज होता है, जीरो साइज नहीं होता, अपना एक साइज होता है, ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज होने चाहिए। अब हमें अट्रैक्टिव, चलो ठीक है, अब इन सब में तो बेस्ट आंसर है ही, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि लिमिट से ज़्यादा अगर प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पास आने की कोशिश करेंगे तो वो रिपल्सिव भी हो जाते हैं, ठीक है। पाई मेसॉन कितने तरह के होते हैं? पाई मेसॉन तीनों तरह के होते हैं। पाई मेसॉन पॉजिटिव भी होता है, पाई मेसॉन नेगेटिव भी होता है, और पाई मेसॉन जीरो भी होता है। तीनों तरह के पाई मेसॉन होते हैं। इन हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। आइसोटोप्स किनको कहते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स। द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज, जो अल्फा पार्टिकल का मास होगा वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास से कम होगा। यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी लेस देन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि मास डिफेक्ट हो, और जब मास डिफेक्ट होगा तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, और जब बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाल पाएंगे, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाल पाएंगे तो उसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक। सो इट इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज Z एंड एटॉमिक मास इज m, ठीक है। एटॉमिक नंबर Z है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मास नंबर m है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को मास माइनस करना पड़ेगा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज बोथ, कूलाम्बिक भी होगा और न्यूक्लियर भी होगा, बोथ होगा, सी पार्ट। फॉर ए न्यूक्लियस टू बी स्टेबल द करेक्ट रिलेशन बिटवीन न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर, ठीक है। तो अगर आप स्टेबिलिटी के हिसाब से सोचोगे तो न्यूट्रॉन का नंबर या तो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। अगर छोटे न्यूक्लियाई हैं तो न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। अदरवाइज स्टेबिलिटी आपको चाहिए तो न्यूट्रॉन्स हमें ज़्यादा रखने पड़ते हैं, ताकि फ़ायदा ये होता है न्यूट्रॉन ज़्यादा रखने का कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होता है, कूलाम्बिक रिपल्सिव फोर्स, वो काफ़ी हद तक जो है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए? प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। 2 nucleons are at a separation of 10⁻⁻15 meter. The net force between them is F1.
अगर दोनों न्यूट्रॉन्स हैं तो F2 if both are protons, F3 is one is proton and other is neutron. इन सच केस होगा क्या, ठीक है। तो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। देखो न्यूक्लियर फोर्स तो तीनों केसेस में सेम होगा, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन का न्यूक्लियर फोर्स हो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स हो, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स हो। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन में कूलम्बिक रिपल्शन लगेगा। तो कूलम्बिक रिपल्शन लगेगा, ये वाला फोर्स जो है प्रोटॉन प्रोटॉन का जो फोर्स है वो F2 नाम रखा गया है, और दोनों न्यूट्रॉन्स हैं तो इसका नाम F1 रखा गया, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इसका नाम F3 रखा गया। तो नेट फोर्स में क्या होगा, जब प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन लगेगा तो नेट फोर्स में वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो F2 जो है वो कम होगा, बाकी F3 और F1 तो बराबर होंगे, क्योंकि इसमें कोई कूलम्बिक रिपल्शन लगेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, और न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। तो F1 और F3 तो बराबर होंगे, F2 थोड़ा सा कम हो जाए। क्यों कम हो गया? न्यूक्लियर रिपल्शन की वजह से। So your answer is F1 is equal to F3, which is greater than F2. So your answer will be D part. The radius of a nucleus of mass number A is directly proportional to, तो radius का फॉर्मूला होता है R is equal to R naught into A की पावर 1/3। तो मास नंबर के साथ कैसे कनेक्ट होता है रेडियस? वो होती है A की पावर 1/3 के साथ। सोडियम न्यूक्लियस में क्या होगा? तो न्यूक्लियस की बात है तो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं तो 11 तो प्रोटॉन होंगे, और 23 माइनस 11 12 न्यूट्रॉन होंगे। 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन वाला तो मैच कर नहीं रहा, लेकिन 12 न्यूट्रॉन वाला जरूर मैच कर जाएगा। एज कंपेयर टू कार्बन 12 एटम, कार्बन 14 एटम हैज। कार्बन 12 और कार्बन 14 में क्या होंगे? 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होंगे बस। प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, 6 प्रोटॉन इसमें होंगे, 6 प्रोटॉन इसमें होंगे, बट इसमें 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होंगे। तो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ये चल सकता है, बट एटम की बात चलिए बिल्कुल चल सकता है। 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड नो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एटम में तो बात कर ही सकते हैं। न्यूक्लियस होता तो सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे होते हैं। One require energy En to remove an nucleon from the nucleus and a energy Ee to remove an electron from the orbit of the atom. इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत आसान काम है, और न्यूक्लियन को रिमूव करना बहुत मुश्किल काम है। न्यूक्लियन के लिए जो एनर्जी लगती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के कंपैरिजन में। तो क्या आंसर कहेंगे हम? ये ई नॉट कहाँ से आ गया? ई नॉट तो दिया ही नहीं, तो ये सारे ई होंगे, ई। तो आंसर होना चाहिए इसका सी पार्ट। मेरे हिसाब से आंसर सी पार्ट होना चाहिए। द चार्ज डेंसिटी इन ए न्यूक्लियस वेरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द कर्व। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी जो है वो सेंटर से डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो ये जो ग्राफ है वो आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड ग्राफ है, और मेरे हिसाब से इसका आंसर बनना चाहिए सी पार्ट। तो आप ये याद कर लेना कि न्यूक्लियस के सेंटर पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वो काफ़ी हद तक कांस्टेंट रहती है, और जब न्यूक्लियस ख़त्म होने वाला होता है, न्यूक्लियस की बाउंड्री आ रही होती है, तब वो तेज़ी से शार्प ड्रॉप लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ग्राफ बिटवीन लॉग आर एंड लॉग ए, वेयर आर इज द न्यूक्लियर रेडियस एंड ए इज द मास नंबर। तो क्या रिलेशन होगा? तो आर इज इक्वल टू होता है आपका आर नॉट ए की पावर 1/3। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग आर इज इक्वल टू बनेगा लॉग आर नॉट प्लस 1/3 लॉग ए, ये बनेगा। ठीक। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो y इज इक्वल टू ये mx प्लस सी जैसा रिलेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका ए पार्ट। ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि इंटरसेप्ट है आर नॉट वाला। लॉग आर नॉट जो है वो इंटरसेप्ट है, तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो डेंसिटी सभी तरह की न्यूक्लियस की सेम होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी अक्रॉस द न्यूक्लियस सबकी सेम होती है, और उसका ऑर्डर जो होता है वो 10⁻17 kg/m³ का ऑर्डर होता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। सभी तरह के न्यूक्लियस की, चाहे किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो, सबकी डेंसिटी सेम होती है, और उसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻17 kg/m³ का ऑर्डर होता है, बी पार्ट।
हीलियम की रेडियस दी है 3 फर्मी, तो लेड की रेडियस पूछ रहे हैं। तो रेडियस का जो कनेक्शन है वो ए की पावर 1/3 के साथ है। तो आप ले सकते हो R2/R1 इज इक्वल टू ले सकते हो A2/A1 की पावर 1/3। R2 कितना है फाइंड करना है, R1 कितना है 3 फर्मी इज इक्वल टू A2 कितना है तो वो है 206 और A1 कितना है 4, इसकी पावर 1/3। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 51 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा ये। और 51 का अगर हम क्यूब रूट सोचें तो 3 और 4 के बीच में कुछ बनेगा, 3 और 4 के बीच में कुछ बनेगा। तो अगर ये 3 होता तो आंसर 9 हो जाता, अगर ये 4 होता तो आंसर 12 हो जाता। तो 9 और 12 के बीच में आंसर बनेगा, तो वो एक ही आंसर है। तो आंसर क्या मार दोगे बिना कैलकुलेशन के, सी पार्ट। न्यूक्लियस ऑफ एटम हुज एटॉमिक मास इज 24, एटॉमिक मास 24 है, तो 11 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन हो सकते हैं। और 13 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन ये नहीं हो पाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन से ज़्यादा ही होते हैं या बराबर तक हो सकते हैं। तो बेहतर आंसर होगा कि हम ये कहें कि 11 प्रोटॉन होंगे और 13 न्यूट्रॉन होंगे। और जब 11 प्रोटॉन हैं, अब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो सिर्फ 11 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन वाला आंसर मारेंगे, सी पार्ट। On the bombardment of neutron from with boron, the alpha particle is emitted and product nuclei formed is, ठीक है। बोरॉन पे बॉम्बार्डमेंट किया हमने न्यूट्रॉन से, तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है 5 है और मास नंबर 11 है, उसमें बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं न्यूट्रॉन से 0 n 1 से, और कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो ट्वाइस He4 का पार्टिकल निकल रहा है। अब बचेगा क्या वो आप खुद ही समझ लो। मास नंबर जो एटॉमिक नंबर है वो 5 था टोटल, तो यहाँ भी टोटल 5 होना चाहिए, यानी यहाँ 3 वाला बनेगा। 3 का मतलब लिथियम होगा वो, ठीक। और मास नंबर 12 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ 8 बचेगा। न्यूट्रॉन ऑन द बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन विद बोरॉन द अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया, ठीक है। यहाँ 3 ही बचने वाला है, और ये ऊपर हो गया 12, यहाँ ये 4 है, तो 8 ही बचने वाला है। बोरॉन 10 वाला भी होता है, ये तो आंसर ही नहीं है, तो इसका मतलब बोरॉन 10 वाला होगा फिर यहाँ पे। तो बोरॉन अगर 10 होगा 5b 10, तो फिर यहाँ बनेगा आपका 3Li7, फिर आंसर आपका बन जाएगा सी पार्ट, 27 का सी पार्ट, ठीक है। एक बार ये देख लेना कि बोरॉन का 10 होता है कि 11 होता है, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो बोरॉन 10 वाला भी होता है, 11 वाला भी होता है, ठीक है। आइसोटोप हैं वो दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम 11 10 दोनों से ट्राई कर लेते हैं। तो 11 से ट्राई किया तो मैच ही नहीं कर रहा है आंसर, तो इसका मतलब 10 वाला ही होगा ये। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन हीलियम अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया है ZXA पे, और ये कुछ बना है और ये कुछ बना है, ठीक है। तो इसमें शायद A पूछ रहे हैं कि A क्या चीज़ होगी, ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे मास नंबर का कंपैरिजन करेंगे, तो मास नंबर यहाँ 4 है, यहाँ A है, और ये A+3 हो गया, यानी मास नंबर इसका बचा 1, ठीक। एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे तो ये 2 है, ये Z है, और ये Z+2 हो गया, तो ये हो गया 0। तो ये A जो है वो न्यूट्रॉन है, A जो है वो क्या है आपका, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है प्रेजेंट वैल्यू की 2/3 होती, तो एनर्जी जो रिलीज होती है एटॉमिक एक्सप्लोजन में वो किस फ्रैक्शन से डिक्रीज कर जाती। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो E=mc² के फॉर्मूले से रिलीज होती है, और अगर स्पीड ऑफ लाइट 2/3 होगी तो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर 4/9 हो जाएगा। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 4/9 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाती। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट।